मॉर्निंग उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब लोग? मैं पहुंची हूँ अपने मायके गदरपुर। ये भी उत्तराखंड में है और तराई का एरिया है। तो मैं इस समय अपने पुराने स्कूल में हूँ। बिल्कुल यहाँ चेंज हो चुका है। और मैं, जैसा कि आपको पता है, मैं वुमेन्स पे हमेशा स्टोरी बनाती रहती हूँ। तो मैं आज आपको मेरे मायके की किरण बेदी, स्ट्रॉन्ग वुमेन, ब्यूटीफुल वुमेन से मिलवाने वाली हूँ। शायद अगर उनके ऊपर किताब लिखे तो वो भी कम है। उन्होंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है। तो चलिए मैं उनसे मिलवाती हूँ कि उन्होंने किस तरह के स्ट्रगल किए हैं। तो मिलते हैं हमारे गदरपुर की बहुत स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल वुमेन पपूला से। हेलो दी, कैसे आप? फिट। सबसे पहले आप मेरे चैनल में हैं, आपको पूरा वर्ल्ड देख रहा है, तो आप कुछ बताना चाहेंगी अपने लाइफ के बारे में? मैं अपनी लाइफ में जो क्या बताऊँ, सब पहले स्ट्रगल वाली लाइफ थी। अब एक लाइफ में पर्सनल तो एक ठहराव आ चुका है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि सीखें तब तक जब तक हम मृत्यु प्राप्त नहीं कर लेते। तो कुछ ना कुछ मैं करते रहना चाहती हूँ, चाहे वो एनिमल्स के लिए हो, चाहे खास तौर पे वुमेन्स के लिए करना चाहती हूँ। तो मैंने देखा है आप हमेशा से ही वर्किंग रही हैं। जब से मैंने होश संभाला है, आपको हमेशा एक एक्टिव लेडी के रूप में देखा है। तो आप समाज सेवा से जुड़ी हैं, तो आप समाज के लिए क्या करना चाहेंगी? कुछ भी मेरा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि मैंने इसी लाइन पर आगे बढ़ना। मुझे समाज में जहाँ मेरी ज़रूरत होती है, मैं वहाँ पहुँचना चाहती हूँ। कोई आधी रात में बीमार भी होता है, तो सबसे पहले गीता का ही दरवाज़ा नॉक करता है कि गीता हमारे साथ ये परेशानी हो रही है। तो कई-कई बार रात में हुआ किसी का बच्चा बीमार पड़ गया, तो यहाँ से सिटी हॉस्पिटल बहुत दूर है, उसको वहाँ ले जाना, उस समय साधन नहीं होते हैं। तो कई बार मैं गन्ने के ट्रकों पर बैठ के वहाँ उन बच्चे को लेके गई हूँ। और आज उस बच्चे को मैं खड़ा देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी किसी को अटैक है, या को एनीवे किसी भी तरह से बीमारियों से है तो वो है, या मेरी किसी को हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं वो काम करती हूँ। मेरा मतलब कोई समाज का एरिया मेरा बंधा हुआ नहीं है कि मैंने ऐसा ही करना है। मैंने आपको एक पुरस्कार मिला था पैड वुमेन का। हुँ। तो आप महिलाओं के लिए भी काम करती हैं, एनजीओ वगैरह चलाती हैं? एनजीओ तो कोई नहीं चलाती, मैं फ्री एनजीओ में होके काम, मतलब एनजीओ नहीं चला रही हूँ, लेकिन मैं फ्री होके काम करना चाहती हूँ क्योंकि एनजीओ से हम बंध से जाते हैं। तो जिस समय कोरोना काल था, तो वो भोजन की व्यवस्था मेरी अपनी पर्सनल थी, लोगों के लिए है। और एक समस्या मुझे मैंने तो सबसे बड़ी देखी कि हमें खाना भी अवेलेबल करा दिया जा रहा था समाज सेवा में, गुरुद्वारों में हुआ या कहीं से भी था, और मैंने भी खाना बनाती थी मैं। और जानवरों के लिए मैंने देखा कि इंसानों के लिए तो कोई भी अवेलेबल खाना कर रहा है, लेकिन ना मैंने एक बार कुत्ते को कुत्ता काटते हुए देखा, खाते हुए देखा, तो मेरा मन बड़ा वो हो गया, क्योंकि सारे ढाबे, होटल या घर बंद थे, जानवरों को भोजन नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा कि इनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ डॉक्टर थे एक, नाम इस समय मेरे को याद नहीं है, ओ झा, डॉक्टर झा, बेसिकल बिहार से हैं वो। तो उनसे पूछा कि मैंने को कि कम भोजन में इनको पूर्ति कैसे करी जाए? तो उन्होंने मुझे बताया दूध, अंडा और ब्रेड मिक्स करके दे दो तो वो उनके लिए संपूर्ण आहार बन जाएगा। तो मैंने अपने पैसे पर वो व्यवस्था करी। और चलिए ये भी भोजन की व्यवस्था। और एक समस्या उस समय जो हमारी भारत की नारी, या मैं कहूँ कि हमारी गदरपुर की लड़कियाँ झेल रही थी, वो थी एक महामारी के समय की परेशानी। तो क्योंकि ब बाज़ार सारे बंद थे, जो औने-कोनों में थे, उसमें जो पैड थे वो बिक चुके थे, नहीं हो पा रहे थे। तो मेरे को ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना से भी ज़्यादा भयंकर बीमारी ये महामारी में गंदे कपड़े या कुछ यूज़ करने से होगी। तो मैंने जन औषधि केंद्र है रुद्रपुर में, उनसे मतलब उनकी व्यवस्था के अनुसार मैंने अपने अपने पर्सनल खर्चे पर पैड लिए और बाँटे। तो वह सूचना जैसे-तैसे भी मीडिया में पहुँची और उनसे मैंने निःशुल्क वितरित करा उनको। तो वहाँ एक आकाश जी हैं, वो अपना चैनल चलाते हैं, तो उनका फ़ोन और मैसेज आए, दोनों आए मेरे पास। तो जब उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड करा, पैड वुमेन ऑफ इंडिया, तो अंजू मैं बता नहीं सकती कि मुझे लगा कि मैं या कोई सपना देख रही हूँ, या और तीसरा मैंने एक काम करा था जो खुले में शौच करने को लिए था। तो देखा था कहीं भी लोग कर देते थे, तो बड़ी मतलब मुझे वो लगता था यार इतना हो के हम कितना भी पैसा बीमारी में लगा लेंगे तो हम ठीक नहीं हो पाएँगे। तो मैं दिन में तो चक्कर लगाती थी कि कहाँ-कहाँ पर ये क्रियाएँ करी हुई हैं। तो अर्ली मॉर्निंग ये काम तो बिल्कुल हल्के छिटपुट अंधेरे में होते हैं।
तो मैं गुलाब के फूल की व्यवस्था एक दिन पहले कर लेती थी, जिसको दे देती थी। तो उनको ये नहीं समझ में आता था कि हम गुलाब पकड़े या अपने आप को सँभालें। तो ऐसे में कुछ दिन बाद मतलब एक खौफनाक स्थिति हुई थी, अरे वही वो गीता आ जाएगी। तो मैंने धीरे-धीरे देखा कि गदरपुर जो है वो खुले में शौच मुक्त हुआ, घरों में शौचालय बने। तो श्रेय तो ख़ैर ले जाने वालों की भीड़ रहती है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ऐसा मैं नहीं करा। बिल्कुल। और एक क्वेश्चन रहेगा कि आप एनिमल लवर भी हैं, हाँ। इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मल्टीपल पर्सनैलिटी मेरे सामने बैठी हैं, तो बताइए एनिमल्स के प्रति आपका कितना प्यार है और किस टाइप के एनिमल्स आपने पाले हैं? मेरे पास पोमेलियन और लैब्रा और जर्मन शेफर्ड और एक भोटिया जिसको कहते हैं, भोटिया डॉग्स होता है, वो पहाड़ों पे ही रहता है, लेकिन मैं उसको जाड़ों के सीज़न में लाई ताकि धीरे-धीरे वो हमारे यहाँ के वातावरण के अनुसार ढल ढल जाए, जिससे उसको ऐसा ना हो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगे और उसको कोई नुकसान हो। और स्ट्रीट डॉग की तो फिर क्या है, वो बेचारे मेरा वेट करते हैं कि मैं आ रही हूँ, तो मैं उनके लिए कुछ लाई होंगी, तो मेरे पर्स में हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ रहता है। मैम आपसे मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन रहेगा कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है, तो मैंने देखा आपने अपनी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल किया है, तो कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव आपके एक्सपीरियंस रहे होंगे लाइफ में, तो उनके बारे में भी बताइए? हाँ, ये आपका एक शायद मैं कहूँगी अ, मेरे मनभावन क्वेश्चन है ये आपका। तो ऐसा होता है कि मैं अमूमन अकेली रहती हूँ, ईश्वर की दया से भरा-पूरा परिवार है, भाई हैं वो अपने-अपने अच्छे मतलब अपना उन्होंने घर बना लिया, मैं पैतृक घर में ही रहती हूँ। तो कभी-कभी सारे कामों से जब फुर्सत पाती हूँ तो एक ना अकेलापन फ़ील होता है। फ़ील क्या होता है, अकेलापन है। तो बहुत से मैं बास मतलब अभी अभी कहीं भी निकल जाती हूँ तो मुझे और वो इत्तेफ़ाक होता है कि वहाँ पर मेरी ज़रूरत नहीं हो रही होती है। तो एक बार एक महिला ने मेरे से कहा, वो पंजाबी महिला थी, बोली, "नी कुड़िए तेरा तां सही हैगा पर्स चुकदी है ते कित्थे भी निकल जांदी है, तू अकेले रहण दे बड़े फ़ायदे उठा रही है।" तो उन्होंने ये बात कई बार कही और भरी महफ़िल में कही। तो एक दिन मेरे लिए एक असहनीय पीड़ा में मैं निकल रही थी, तो मैंने उस दिन कहा, "हाँ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮੈਂ ਝੇਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਫਰਿੱਜ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ बोतल पई होती है, मैं इकल्ली पानी नहीं पी सकती। वो मैं अकेले होने का दुख सह रही हूँ। तो जो लड़कियाँ कहती हैं हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम अकेले रह सकती हो। आज आप अच्छा पैसा, नेम, फेम सब कुछ है आपके पास, आप रह रही हो। लेकिन जब आपके हाथ-पाँव काम नहीं करेंगे या कम करेंगे, भाई-बहन के सहारे ज़िंदगी नहीं कटती है। भाई-बहन ठीक है, आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन 24 घंटे उनका अपना परिवार होता है, वो आपके लिए अवेलेबल नहीं हो जाएँगे। मैं उन लड़कियों को मैसेज देना चाहूँगी कि कम से कम ऐसा तो ना कहें। अपने लिए एक जीवन साथी, चाहे वो किसी ऐज में ढूँढें, अवश्य ढूँढें। जो आपको मतलब एक आप ज़रूरी नहीं है कि एक ज़रूरतें हमारी वक़्त के अनुसार बदलती रहती हैं। एक टाइम आता है कि जब हम एक-दूसरे के लिए केयरिंग रिलेशन निभाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। तो आप एक अपनी भाषा में महिलाओं को एक मैसेज दे दीजिए, अपनी लैंग्वेज। मैं गीता आप सभी ते निवेदन करना चाहूँगी कि अपन चेलियां ना ब्याह अपन चेले ने ब्याह जब तक उन्हीं केंद यो बात गलत छी आप टाइम उन्हें ब्याह करण छे ताकि बाद में अब ब्याह करला तुम 30 साल में नंते नोल हुनर 35 साल में 40 साल में और नेचुरल तो हो नहीं सकता बहुत कम हो सकता और वो की करनी फिर जानी क्या हूँ आईवीएफ सेंटर को नहीं तुम ज्यादा समझ सकता ये बात के अब तक वहाँ डॉक्टर नो भरनी भरो यार टाइम ब्याह करो टाइम नंदन पैदा करो टाइम जिम्मेदारी निभाओ तो फ्रेंड्स